नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी आज के इस वीडियो में। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अमन स्पैड। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत समायोजन की प्रक्रिया जिसका जो है पिछले एक सप्ताह के अंतर्गत यानी 30 जून 2025 की रात्रि को उसकी सूची निर्गत कर दी गई। और इसमें साथियों बहुत सारी खामियां हैं। क्या क्या खामियां हैं उनके बारे में साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा साथियों प्राथमिक विद्यालयों के जो सहायक अध्यापक हैं यानी कि उनको प्राइमरी के हेडमास्टर बना दिया गया है। जो हेडमास्टर थे उनको भी प्राइमरी के हेडमास्टर बना दिया गया है। इसके अलावा साथियों जूनियर विद्यालयों में यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जितने भी जूनियर विद्यालय हैं, कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय, उन विद्यालयों में भर्तियां साथियों समाप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया गया है। ये इन सभी बातों पर हम साथियों पूरी डिटेल में जानकारी करेंगे, आपको बताएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी हम बताते हैं बिल्कुल सटीक जानकारी बताते हैं और बिल्कुल स्पष्ट जानकारी बताते हैं। जो वास्तव में जो वास्तविकता है वही हम आपके सामने रखते हैं। वे बेसिक शिक्षा विभाग की जो भी बिल्कुल अंदर तक की बातें होती हैं वही हम आपको सामने लाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें सपोर्ट मिलता है, बल मिलता है और आपके लिए नए नए टॉपिक जो भी बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग यानी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर जो भी किसी प्रकार की खबर होती है हम आपको सामने लाते रहते हैं। तो साथियों आज बात करने वाले समायोजन की। समायोजन में साथियों समायोजन में बड़ा ही खेल किया गया है। इसमें खेल किया गया है साथियों, जो आरटीई का मानक है उसके अनुसार और एनसीईटी की गाइडलाइन भी है कि प्राइमरी के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको जूनियर में जो समायोजन किया गया हुआ है तो जूनियर का टेट होना अनिवार्य है, यानी जूनियर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का होना बड़ा ही अनिवार्य है। यदि शिक्षक पात्रता नहीं है तो उसमें बड़े ही साथियों आने वाले समय में समायोजन में जो कोर्ट के लिए जो है कोर्ट में जाने वाले हैं अभ्यर्थी, जितने भी जिनका समायोजन हुआ है वो है अभ्यर्थी कोर्ट जाने वाले हैं। यदि जो लोग अध्यापक जो है वर्ग कोर्ट में चला गया समायोजन के मुद्दे को लेकर के तो बिल्कुल निश्चित है कि ये आरटी मानक को नहीं माना जा रहा है, एनसीईटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ये समायोजन की प्रक्रिया साथियों यह खत्म हो जाएगी। अब जानकारी मिली है कि जो समायोजन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अब दूसरा चरण सरकार शुरू करने जा रही है समायोजन के संबंध में। 14 जुलाई से इससे पहले शासन शायद निर्गत हो जाएगा। जानकारी मिली है कि 14 जुलाई से दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसमें दोबारा से जो समायोजन के लोग से जो है अभी रह चुके हैं तो दोबारा से नहीं कि अभी इस बार अभी अपनी इच्छा से ही, पिछली बार भी विकल्प दिए गए थे, इस बार भी विकल्प के आधार पर जो अध्यापक चाहते हैं वह अपने दोबारा से जो छूट गए हैं दोबारा से ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन निकाले जाएंगे और समायोजन की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। इसके साथियों अब अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट बात करते हैं साथियों, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया गया। ये समायोजन की प्रक्रिया हुई थी। इस समायोजन की प्रक्रिया में जब जो रिक्तियां थी, रिक्तियों को इकट्ठा गया, कलेक्ट किया गया, तो शिक्षा मित्रों को साथियों सहायक अध्यापक गिन करके, यानी कि वह मानदेय ले रहे हैं, 10,000 रुपये उनको मानदेय मिलता है, उनको वेतन नहीं मिलता, तो उनको सहायक अध्यापक की श्रेणी में रख करके समायोजन जो पिछली बार किया गया था उनको यानी कि जिससे कि समायोजन में अध्यापक ज़्यादा सरप्लस हो सके। तो अधिकारियों ने बड़ा माइंड गेम किया और जिससे कि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक जो है ज़्यादा सरप्लस हो सके, इसलिए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया। उनको सहायक अध्यापक की श्रेणी में गिन करके जो है वह समायोजन की सूची, सरप्लस की सूची जारी की गई। अब इस बार जो समायोजन की प्रक्रिया होने वाली है इसमें देखा जाता है, देखेंगे कि शिक्षा मित्रों को भी इसमें गिनते हैं अथवा नहीं गिनते हैं। यानी कि इसमें समायोजन जो हुआ है उसमें बड़ी खामियां निकाली गई। उसमें खामियां रही, यही खामी रही कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक मान लिया गया और जब ट्रांसफ़र की बारी आती है इसकी शिक्षकों के जिले से बाहर की तो तब इनको नहीं गिना जाता। तो साथियों बड़े ही समस्या वाली बात है। इसके अलावा साथियों अब बात करेंगे आज की वीडियो में कि जो जूनियर की जो भर्तियां हैं वह भी इस समायोजन प्रक्रिया में साथियों खत्म हो चुकी हैं। बहुत से ऐसे प्रधानाध्यापक जो प्राइमरी के थे उनसे कहा गया कि आप जो है ऐसे विद्यालय को चयन कीजिए जहाँ प्राइमरी में 150 से अधिक नामांकन हो
क्योंकि ज़्यादातर वही लोग जो प्रारंभिक प्रधानाध्यापक सरप्लस में थे जहाँ पर 150 से कम नामांकन था, तो उनको विकल्प के तौर पर कहा गया कि आप ऐसे विद्यालयों का सेलेक्ट कीजिए, विकल्प लीजिए, ऐसे विद्यालयों में जाइए कि जहाँ पर प्रधानाध्यापक जो है की आवश्यकता हो, यानी कि 150 से ज़्यादा नामांकन हो, उन्हीं को सूची जो है ऑनलाइन प्रदर्शित की गई थी NIC पोर्टल पर। तो ऐसा ही जो है उनसे कहा गया कि आप जूनियर के सहायक भी बन सकते हैं। तो उन्होंने ज़्यादातर जो अध्यापकों ने प्राइमरी के प्रधानाध्यापकों का ही इसमें विकल्प के आधार पर सूचना दी थी, जो फॉर्म फिल किया था उसमें सूचना फिल की थी, लेकिन ज़्यादातर अध्यापकों को जूनियर का सहायक अध्यापक में उनको बना करके उनको भेज दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जूनियर में आने वाले समय में जो प्राइमरी के सहायक अध्यापक जो इतने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से 15 साल से, उनका प्रमोशन होने वाला था, अब उनके प्रमोशन भी खत्म हो गया। जूनियर में आने वाली भर्तियां खत्म हो गई। इससे क्या हुआ कि जब जूनियर में जो है प्राइमरी के अध्यापकों को भेज दिया गया, प्रधानाध्यापकों को वहाँ पर भेज दिया गया, वहाँ की जो वैकेंसी है वो खत्म हो गई। इससे आने वाले भविष्य में जूनियर में कोई भी वैकेंसी आती है तो वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो है जूनियर के जो है भर्तियां हैं, वैकेंसियाँ वो ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा साथियों अब आगे बात करते हैं हम। साथियों जो मुख्य बात जो है वह सबसे मुख्य बात RT मानक NCERT गाइडलाइन, उसको इस संवैधानिक प्रक्रिया में साथियों फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार के जो है कोई भी RT मानक है, NCERT गाइडलाइन है, किसी को फॉलो नहीं किया गया। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि संवैधानिक प्रक्रिया जो आने वाले समय में होने वाली है, जिसे 14 तारीख से सरकार बताया जा रहा है कि दोबारा से संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने वाली है, उसमें ये मानक मानती है, RT मानक है, NCERT गाइडलाइन है। NCERT गाइडलाइन कहती है कि जूनियर में यदि किसी भी कोई नई भर्ती आती है या प्रमोशन किया जाता है या वहाँ पर समायोजन किया जाता है, तो जूनियर का TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत ज़रूरी है, जबकि इन गाइडलाइन को माना नहीं जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। पहले अभी 1 या 2 तारीख में जो है जितने BSH के खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को नोटिस दिया गया था कि जिन वास्तव में जो है जो स्कूल हैं उनमें भौतिक सत्यापन किया जाए कि जहां वास्तव में आवश्यकता है विद्यालय में, क्योंकि NIC पोर्टल पर फीडिंग की थी कि 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए और 60 पर 2 होना चाहिए। तो आज जो प्राइमरी में जो उनको जो है जहाँ पर लेकिन एकल नहीं होना चाहिए, तो उस पर रोक लगा दी गई थी रिलीविंग के लिए। लेकिन बाद में BSH को आदेशित किया गया कि जिनका स्थानांतरण हो चुका है ऑनलाइन, उनको रिलीविंग जरूर किया जाए, किसी का भी स्थानांतरण रोका ना जाए। तो इससे जूनियर में जिनका समायोजन हो चुका है वह सबका शायद उनका रिलीविंग हो चुकी है, तो जूनियर में आने वाले समय में भर्तियां खत्म हो जाएंगी, खत्म हो चुकी हैं, यानी कि जूनियर में कोई भर्ती नहीं आएगी। और प्राइमरी में भी जो है स्कूलों को मर्ज कर किया जा रहा है। सरकार भी इसका पक्ष दे रही है, कोर्ट भी पक्ष दे रही है। कोर्ट ने तो सीधा सीधा बोल दिया है लिख करके, यानी कि याचिका ही खारिज कर दी। ये जो इस मर्ज के खिलाफ कोर्ट गए थे तो यह याचिका ही खारिज कर दिया, यह कहकर कि जो NCP 2000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है जिसको बनाया गया, उसमें ऐसा उल्लिखित है कि सरकार चाहे तो उचित संसाधनों का उपयोग करके, उसमें मुख्य बात कही गई कि उचित संसाधनों का उपयोग करके स्कूलों को मर्ज भी किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर RT मानक RT के मानक हैं कि यदि विद्यालयों को मर्ज किया जाता है तो बच्चे जो है 300 की आबादी हो और 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय स्थित होना चाहिए ऐसी। लेकिन ये RT मानक है, ये केवल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जो एज ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे भारत के अंदर लागू है। तो जो कोर्ट ने केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ज़्यादा महत्व दी, क्योंकि लेकिन वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, तो जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए। तो वहाँ पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि उन परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कहा गया है। कोर्ट के जो ऑर्डर आया है उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें सब चीज़ें मेंशन है। अब देखते हैं सरकार की जो जिन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है उन विद्यालयों में जो परिवहन व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, सरकार करेगी अथवा नहीं करेगी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको मेन महत्ता देते हुए कोर्ट ने जो याचिका डाली थी स्कूलों मर्ज करने के खिलाफ, वह उसको जो है डिसमिस ही कर दिया, ख़त्म कर दिया।
अब आने वाले समय में देखा जाता है, देखेंगे कि सार्वजनिक परीक्षा सरकार करने वाली है। शिक्षा मित्रों को उसमें गिना जा रहा है, प्रधानाध्यापकों को, प्राइमरी के प्रधानाध्यापकों को जूनियर में भेजा जा रहा है, इससे जूनियर की भर्ती खत्म हो गया है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर चल रही हैं इस समय। तो इसका आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, अब ये सब भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन इससे सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि स्कूलों को जब बंद किया जा रहा है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, पद खत्म करते जा रही सरकार, तो इससे आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा भर्ती पर, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इन सभी पर बड़ा ही असर पड़ेगा और आने वाले समय में शायद भर्तियां भी कम हो जाएं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।